नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए सुपर 30 सीरीज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जिसमें हम पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो और इसमें हम आपको समझाएंगे जो अ, पिछले पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में बनता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर 30 सीरीज का अपना ये वीडियो। जो ये प्रश्न है, क्या है? कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। क्या है? कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। तो क्या है? पहला विकल्प है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। और इसके बाद अगला है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। फिर इसके बाद अगला है संज्ञानात्मक संकार्य है। और परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। कोहलर ने दिया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत दिया था साथियों? साथियों, सूझ सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार हम बता भी चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। क्या है? सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया? सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। और किस पर किया था? वन मानुस पर किया था इन्होंने। किस पर किया था? वन मानुस पर अपना प्रयोग किया था, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। तो ये आपको याद रखना है, क्या नाम था? सुल्तान। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसके विकल्प देखते हैं, क्या है? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य, वाक्यों के निर्माण, शब्दों के निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद है सभी को इसका उत्तर पता चल गया होगा कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम आपको उत्तर बता दें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। क्या? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य। तो देखिए साथियों, किसी भी नई भाषा अ, को जब हमें सीखना होता है तो एक क्रम से सीखना होता है। ठीक है, जो नई भाषा को सीखने की प्रक्रिया होती है तो वो क्या होती है? क्रमिक प्रक्रिया होती है। क्रमिक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले बालक क्या सीखेगा? सबसे पहले बालक अक्षरों को सीखेगा। तो सबसे पहले अक्षर सीखे जाएंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? अक्षर सीखेंगे। और फिर इसके बाद क्या सीखेंगे? शब्द सीखेंगे। है ना? तो इनके मध्य एक साहचर्य स्थापित होता है। तो इस वजह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य। उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं? ठीक है ना? तो अब देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो देखिए इसका अगर हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करें, समावेशी कक्षा। ठीक है, समावेशी कक्षा का मतलब होता है सभी प्रकार के बालक। ठीक है, समावेशन करना, है ना? तो स्वाभाविक है, शब्द से ही आपको लग रहा होगा। तो जब समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बालक होंगे, तो चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशिष्ट हो, है ना, हर प्रकार के बालक समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं, है ना, और साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मतलब इसमें क्या होता है, विशिष्ट बालकों के लिए हम लोग अनेक प्रकार के संसाधन प्रयोग करते हैं जिससे विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जा सके। और विशिष्ट बालकों में दृष्टिबाधित बालक आते हैं, दिव्यांग बालक आते हैं, और अनेक प्रकार के बालक आते हैं, मानसिक मंद बालक आते हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी में। तो उनको सभी बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, किसमें? समावेशी कक्षा में। तो क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के बालक आएंगे, सभी प्रकार के बालक इस कक्षा में आएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है?
ठीक है ना। तो देखिए ए विकल्प है नीरसता संबंधी दोष, बी विकल्प है पठन दोष और सी विकल्प है गणना दोष। ठीक है ना। तो जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं, गणित संबंधी जो अक्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। अब इसका अगर हम अर्थ देखें तो बालक गणना नहीं कर पाता है। ठीक है, गणना नहीं कर पाता। तो अब गणना नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गणना दोष हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सी विकल्प हो जाएगा, गणना दोष। उम्मीद है अ, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला विकल्प क्या है, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, संवेदनशीलता। ये 4 विकल्प हैं। सभी लोग विकल्पों को देखिए और उम्मीद है सभी को इसका उत्तर पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर आपको बता दें कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संवेदनशीलता। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, संवेदनशीलता। अब देखिए साथियों, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जो संवेदनशीलता है ये समाज, समुदाय, परिवार, ठीक है, संवेदनशीलता क्या है, संवेदनशीलता समाज, ठीक है, समाज के बाद समुदाय, परिवार, शिक्षक, विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय, है ना। तो अन्य सभी स्तरों पर होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, अन्य विद्यालय, वो शिक्षक कमा विद्यालय सभी स्तरों में होनी चाहिए, सभी स्तरों में होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है तभी विशिष्ट बालकों को शिक्षा मिल पाएगी अच्छे से, तभी विशिष्ट बालकों को, बालकों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। अगर हम संवेदनशील नहीं रहेंगे समावेशीकरण की सफलता के लिए तो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो पहला विकल्प क्या है, व्यवहारात्मक, दूसरा है दैहिक, तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है संवेगी, है ना। तो संवेग का तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। क्या हो जाएगा, संवेदी। क्या है, संवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको हम समझते हैं, ठीक है। अ, संवेग उत्पन्न होने पर क्या होता है, जब संवेग व्यक्ति का उत्पन्न होता है साथियों, तब 2 प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक तो पहला शारीरिक परिवर्तन और दूसरा मानसिक परिवर्तन। कैसा शारीरिक परिवर्तन, किसी से हमारी लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो भाव भंगिमा है या शारीरिक भाषा है वो तुरंत हमारी चेंज हो जाती है, मारने के लिए उसको दौड़ने पड़ेंगे, है ना, दौड़ पड़ते हैं। फिर क्या होता है, मानसिक रूप से भी हम जब हम सामने वाला व्यक्ति हमें देखता है तो गुस्सैल प्रकृति के दिखाई पड़ने लगते हैं, है ना। तो ये क्या है, जब संवेग उत्पन्न होता है तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले पहला परिवर्तन क्या है, शारीरिक परिवर्तन। क्या है पहला, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा क्या है, मानसिक परिवर्तन। दूसरा क्या है, मानसिक परिवर्तन, है ना। संवेग उत्पन्न होने पर 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। जैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है किसी किसी का, है ना। और आवाज में परिवर्तन आ जाता है ना, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो ये सब परिवर्तन होते हैं। लेकिन अगर संवेदी क्रियाओं की बात करें तो संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, ठीक है। संवेदी क्रियाओं पर क्या होता है, संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष प्रभाव
नहीं पड़ता, नहीं पड़ता इन पर, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, संवेग का तत्व नहीं है। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो ये प्रश्न हम आपको पहले बता भी चुके हैं। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में किसने बताया था, ब्लूम ने बताया था, ठीक है, ब्लूम ने बताया था। और तीन प्रकार के क्षेत्र बताए थे, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र, ठीक है। संज्ञानात्मक, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक, और क्रियात्मक को हम कहीं-कहीं मनोगत्यात्मक भी कह देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्रियात्मक को हम क्या कह देते हैं, मनोगत्यात्मक भी कहते हैं। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की अगर हम बात करें, बीएच ब्लूम ने कब 1956 में, कब 1956 में बताए, क्या बताए, इनको 6 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला क्या था, ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर विश्लेषण, फिर इसके बाद संश्लेषण, और फिर इसके बाद मूल्यांकन, ठीक है ना। तो ये ब्लूम ने 6 भाग बताए संज्ञानात्मक क्षेत्र के। तो यही क्रम है इनका, देख लीजिए आप, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता की बात कर रहा है ना। तो स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, है ना। तो सबसे मेन चीज है कि शिक्षक को क्या है, स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं पढ़ाना चाहिए कि जो मन में आए वो पढ़ाए, है ना। नहीं तो बालक अधिगम प्रक्रिया उसकी अच्छी नहीं होगी। तो हमें क्या है, हमें बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान देना चाहिए, बालकों की रुचियों का ध्यान देना चाहिए, बालकों की क्षमता का ध्यान देना चाहिए, और साथ में बालकों की विशिष्टताओं का भी ध्यान देना चाहिए। तभी किसी भी बालक की जो अधिगम क्षमता है वो बढ़ेगी, सीखने में उसकी रुचि बढ़ेगी, सीखने में प्रेरणा उत्पन्न होगी। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। तो किसी भी शिक्षक को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है यह चीज सभी को समझ में आई होगी। अब हम अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। पहला विकल्प है विक्टर ब्रूम, दूसरा है मास्लो, तीसरा है हर्जबर्ग और चौथा है स्किनर। ये 4 विकल्प हैं। ये चीज सभी को देखनी है कि इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग देखिए, फिर हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। उम्मीद है सभी को इसका उत्तर पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा क्या, विक्टर ब्रूम। क्या हो जाएगा, विक्टर ब्रूम। तो साथियों, 1964 में किसने, विक्टर ब्रूम में, इन्होंने कब दिया ये प्रसिद्ध सिद्धांत, 1964 में, ठीक है। और इसमें क्या बताया, अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा और उसके निष्पादन और कार्य संतुष्टि के कारण, ठीक है, क्या बताया, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया अभिप्रेरणा, कार्य निष्पादन और संतुष्टि के कारणों के विषय में, संतुष्टि के कारणों के विषय में बताया, संतुष्टि के कारणों के विषय में बताया, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और बताई कि इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, क्या करता है, सतर्क रहता है, ठीक है। व्यक्ति इस सिद्धांत के अंतर्गत
व्यक्ति अपने उद्देश्यों आवश्यकताओं अपने उद्देश्यों आवश्यकताओं मूल्यों कुशलताओं और योग्यताओं के प्रति सतर्क रहता है और योग्यताओं के प्रति सतर्क रहता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत 1964 में विक्टर ब्रूम ने दिया था और इसमें क्या है, अभिप्रेरणा के कार्य निष्पादन संतुष्टि के कारणों के विषय में बताया और इसमें यह भी बताया कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों आवश्यकताओं मूल्यों कुशलताओं और योग्यताओं के प्रति सतर्क रहता है। तो उम्मीद है ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है ना। तो चार विकल्प हैं इसके, कौन कौन से, वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन, ये चार विकल्प हैं और इसके जो सही उत्तर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो हम आपको बता दें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। ब्रूस आर जोयस और मार्सवेल, ठीक है क्या, ये दो मनोवैज्ञानिक थे। कौन कौन आपको बताते हैं हम, आर जोयस व मार्सवेल, ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे। मार्सवेल, इनकी एक पुस्तक थी, इन दोनों की पुस्तक का क्या नाम था, इन दोनों की पुस्तक का नाम था मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, पुस्तक है। इन्होंने क्या बताया इसमें, शिक्षण प्रतिमानों के विषय में बताया और शिक्षण प्रतिमानों वो चार भागों में इन्होंने बताया। कितने भागों में, इस किताब में शिक्षण प्रतिमानों को चार भागों में बताया, मतलब चार शिक्षण प्रतिमान बताए, चार शिक्षण प्रतिमानों के भाग, ठीक। अब क्या किया, अब जो ये चार शिक्षण प्रतिमान बताए तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको अगला पेज ले लेते हैं इस पीडीएफ में ताकि समझाने में सुविधा रहे हमें। ये इधर से, ठीक है ना, ये अगला पेज ले लिया, अब इधर से थोड़ा बताने में सुविधा रहेगी। तो जो चार शिक्षण प्रतिमान बताए इन्होंने, चार भाग बताए, चार भागों में कौन कौन से भाग थे, तो सबसे पहला था अंतः प्रक्रिया स्रोत, क्या था, अंतः प्रक्रिया स्रोत, ठीक है। दूसरा क्या बताया, सूचना प्रक्रियाकरण, सूचना प्रक्रियाकरण। तीसरा क्या बताया, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान। और चौथा साथियों बताया इन्होंने, कौन सा, व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान, क्या, व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान, ठीक है। ये चार भाग बताए प्रतिमानों के। फिर इसके बाद इनको भी अनेक प्रकार से विभाजित किया, ठीक है। तो जिसमें एक ये प्रतिमान है, कौन सा, सूचना प्रक्रियाकरण, कौन सा, सूचना प्रक्रियाकरण प्रतिमान है। तो इन्होंने जो विभाजित किया सूचना प्रक्रियाकरण प्रतिमान को, तो सबसे पहले भाग में जो विभाजित किया, निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, ठीक है, निष्पत्ति
संप्रत्यय प्रतिमान। ठीक है। और दूसरा बताया अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। क्या बताया? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। और तीसरा बताया आगमन प्रतिमान। क्या बताया? आगमन प्रतिमान। और चौथा बताया इन्होंने जैविक विज्ञान प्रक्षा प्रतिमान। जैविक विज्ञान प्रक्षा प्रतिमान। तो अब आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। तो अब हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं साथियों। क्या है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग पुस्तक में किसने? आर जोयस व मार्सवेल ने बताया कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। किससे है? सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। इसका उत्तर सभी को समझ में आ गया होगा और हमने आपको इसको विस्तार से बता दिया। साथियों, जो हमारी सुपर 30 सीरीज है, इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल यही है कि एक प्रश्न के साथ में आपको अनेक प्रश्नों के उत्तर पता चले, जिससे जो बाल विकास में आपकी क्षमता है वो बढ़े और अधिक से अधिक प्रश्न आपको तैयार हो, जिससे परीक्षा में आप ज्यादा से ज्यादा अंक ला सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? क्या है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो विकल्प है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन, ये 4 विकल्प हैं। ठीक है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कौशल जैसा कि शब्द है, ठीक है, कौशल शब्द है। कौशल शब्द को अगर हम अर्थ से समझें इसके, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? किसी कार्य में निपुण होना। क्या है? किसी कार्य में निपुण होना। ठीक है ना। कौशल का क्या अर्थ हो जाएगा? किसी कार्य में निपुण होना। वो चाहे शिक्षण कौशल हो, है ना, चाहे प्रस्तावना कौशल हो, उसी के अंतर्गत आता है ना। कोई भी कार्य हो, अगर हम उसमें कुशल हैं तो स्वाभाविक है वो हमारा कार्य अच्छा होगा। वही कह रहा है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है ना। तो देखिए, यह कई चरण से होता है। ठीक है, कई चरण से होकर गुजरता है कौशल सीखना। और एक चरण से दूसरे चरण में जब हम कौशल अंतरण होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? मतलब कौशल का जो स्थानांतरण होता है उसी को हम कहते हैं कौशल अंतरण। क्या होता है? कौशल अंतरण। और सबसे मेन चीज ये है कि यह जो होता है उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, यह अपने आप होता है। क्या होता है? इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, ये अपने आप होता है। ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या है? कौशल अंतरण कौशल स्थानांतरण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। उद्देश्यपूर्ण नहीं होता, जबकि स्वतः होता है। जबकि स्वतः होता है। ठीक है ना। और जब ये स्वतः होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए विकल्प हो जाएगा। क्या कैसे? कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। हमने पहले बताया कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता, तो यह एक गति है जो स्वतः होती है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो हम आपको इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दें। ठीक है, इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएंगे। इसके लिए हम अगला पेज लेंगे। इसके लिए अगला पेज ले लेते हैं साथियों इधर से, फिर इसका उत्तर आपको बताएंगे। शिक्षण के सूत्र। ठीक है, शिक्षण के सूत्र इधर से हम देखेंगे साथियों। क्या देखेंगे? शिक्षण के सूत्र।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इधर से कोई ना कोई प्रश्न बनता रहता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमेनियस, ठीक है, किसने बताया? हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर व कॉमेनियस। हर्बर्ट स्पेंसर व कॉमेनियस, इन दोनों ने बताए शिक्षण के सूत्रों के बारे में। ठीक है, इन दोनों ने क्या बताया? शिक्षण सूत्रों के बारे में बताया। और इन्होंने कौन कौन से शिक्षण सूत्र बताए, तो अगर हम इनको जानने का प्रयास करें तो जिन्होंने पहला शिक्षण सूत्र बताया, सरल से कठिन की ओर, क्या बताया? सरल से कठिन की ओर। ठीक है, इसके बाद दूसरा शिक्षण सूत्र बताया इन्होंने, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तीसरा शिक्षण सूत्र बताया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, मतलब यह है कि हम जो शिक्षण प्रक्रिया करते हैं उनमें ये सूत्र अपनाएंगे। तो अगर हमें कोई चीज पढ़ानी बच्चों को तो सबसे पहले सरल चीज पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे कठिन की ओर ले जाएंगे। ऐसे ही ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब, पहले हम बच्चे को ज्ञात चीजों के बारे में बताएंगे, उनसे पूछेंगे। जैसे हमने मेला के बारे में बताया, बच्चों से पूछा, तो बच्चे मेला जाते रहते हैं तो थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर इसके बाद उसी में उससे अज्ञात चीजों के बारे में पूछेंगे। ऐसे ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और चौथा क्या है? पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। अंश का मतलब इधर भाग। ठीक है, पूर्ण का मतलब पूर्ण और अंश का मतलब भाग। मतलब पहले पूर्ण के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके भागों में डिवाइड करेंगे, फिर बताएंगे। पांचवा शिक्षण सूत्र क्या बताया इन्होंने? अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, छठवां शिक्षण सूत्र बताया, दृश्य से अदृश्य की ओर। दृश्य से अदृश्य की ओर। सातवां शिक्षण सूत्र बताया इन्होंने, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या? विशिष्ट विशिष्ट से सामान्य की ओर, है ना। आठवां शिक्षण सूत्र इन्होंने बताया, क्या बताया? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। इसके बाद नवा जो बताया, नवा क्या बताया? मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, है ना। और 10वां शिक्षण सूत्र बताया, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। अनुभव से युक्ति युक्त। और जो 11वां शिक्षण सूत्र बताया, प्रकृति का अनुसरण। तो इस प्रकार से ये क्या थे? हमारे सभी शिक्षण सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। किसने बताए थे? हर्बर्ट स्पेंसर व कॉमेनियस ने बताए थे। और तब अब इसका सही उत्तर आपको पता चल गया होगा कि सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, निगमन से आगमन की ओर हो जाएगा। ये हमारा विकल्प में वो शिक्षण सूत्र में नहीं था, बाकी तो सभी थे। अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। उम्मीद है शिक्षण के सूत्र सभी को समझ में आ गए होंगे और आपको याद कर लेने शिक्षण सूत्र, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है
तो पहला विकल्प है प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है योजना बनाना, चौथा है प्रस्तावना। इसके बारे में हमने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है अच्छे से टॉपिक में, तो आप इसे समझने के लिए वहां देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत हम इसमें आपको बताएंगे, जैसा कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता किसे कहा जाता है, WLN को। किसे कहा जाता है, WLN। इनको सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जन्मदाता कहा जाता है। और जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें किसी चीज की योजना बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, योजना हो जाएगा। तो सबसे पहले योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद फिर शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि करेंगे, और फिर उसके बारे में जांचेंगे, मतलब जांचने का मतलब पुनः योजना बनाएंगे, फिर पुनः शिक्षण करेंगे, फिर पुनः प्रतिपुष्टि करेंगे। तो 3 चीज आपको याद करना है। सबसे पहले क्या, योजना बनाना, दूसरा शिक्षण करना, और फिर इसके बाद प्रतिपुष्टि करना। फिर क्या करना है, इन्हीं को दोहरा देना है, मतलब पुनः शब्द जोड़ देना है। ये ट्रिक है, पुनः शब्द जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, पुनः योजना बनाना, पुनः शिक्षण करना, पुनः प्रतिपुष्टि करना। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर सी विकल्प हो जाएगा, क्या, योजना बनाना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। ये भी मैंने आपको बाल विकास के पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर के बारे में सभी के हमने भाग भी बताए थे आपको। तो पहला जो विकल्प है क्या है, पृथक्करण, दूसरा क्या है, अनुप्रयोग, तीसरा तुलना, और चौथा है अन्वेषण। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अन्वेषण। ठीक है, क्या शामिल है, अन्वेषण शामिल है अवबोध स्तर के शिक्षण में। क्या है, अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, अन्वेषण। ठीक है ना, उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न भी देख ले रहे हैं क्या है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा कब, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, उपर्युक्त 1, 2, 3 दोनों। है ना, जो उपर्युक्त विकल्प दिए हुए हैं ऊपर वाले ABC, ये तीनों। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर, डी विकल्प हो जाएगा। मतलब जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति भी उपलब्ध होगा और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होगी, तो शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। और इस प्रकार इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। उम्मीद है आज का वीडियो सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।